तो सोनू निगम जी हमारे बीच आ चुके हैं। सर, इन आवाजों को सुनकर कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्ते आप सभी को। मुझे स्वागत अपने ऐसे किया था कि वेरी मच फॉर क्या बोलूँ, मैं तो सुनता ही आ रहा हूँ, बहुत बहुत सारी आवाज़ों को सुनता हूँ। इनफैक्ट गाड़ी में भी एक आवाज़ को सुनते आ रहा हूँ मैं। सो अच्छी अच्छी आवाज़ें सुनने को मुझे मौका मिलता है। एंड ऑब्वियसली भगवान ने इसी वजह से मुझे पैदा किया शायद कि मैं नई नई आवाज़ों को सुनूँ। मैं जब नया आया था तभी से मैं नई नई आवाज़ों के साथ जुड़ा रहा हूँ हमेशा। सो अभी तक यही प्रक्रिया चल रही है और मैं खुश हूँ इस बात से। ग्रेट। तो बेनेटल बिग गोल्डन वॉइस का ये सीजन 6 है। मैं आपको बता दूं कि 5 कमाल के सीजन्स के बाद इस छठे सीजन को जज कर रहे हैं हमारे अपने, हम सबके प्यारे, जो हमारे दिलों में रहते हैं, सोनू निगम जी। एक बार जम के तालियां हो जाए सोनू सर के लिए। देश भर से अलग अलग आवाजें यहां तक पहुंच रही है। 16 दिसंबर वो आखिरी तारीख है जब जो टैलेंट है वो अपने गाने को हम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे जरिए हैं, जिसमें से एक सिंपल सा तरीका यह है कि आप देश में, पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी हो, फेसबुक पर जाइए 927 बिग FM। ये हमारा फेसबुक का पेज है, ऑफिशियल फेसबुक पेज। वहां पर आपको एक टैब दिखेगा बेनेटल बिग गोल्डन वॉइस सीजन 6 का। उस फॉर्म को फिलअप कीजिए और अपनी ऑडियो क्लिप अपलोड कीजिए और बस फिर सोनू सर जज करेंगे और ये सीजन आगे बढ़ेगा। क्या एक्सपेक्टेशंस है सर? क्या लगता है इस बार के सीजन में क्या कमाल होने वाला है? रेडियो में होने वाला मेरे ख्याल से ये एकमात्र एब्सोल्युटली कॉन्टेस्ट है जी। और इसकी पहली दफ़ा इसका मैं हिस्सा बन रहा हूँ। जी जी जी। हालांकि मैं बिग FM से हमेशा से जुड़ा रहा हूँ, शुरुआत से ही उसका मैं ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुका हूँ। इसकी जब इनिशिएशन हुई थी बिग FM की, तभी से मैं इसके शुरुआत से जुड़ा हूँ। तो अच्छी बात है। मैं देखूँगा कि मेरे ख्याल से हर जनरेशन में जो इंसान इवॉल्व होता है, एवोल्यूशन के हिसाब से इंसान तरक्की करता है, क्योंकि उसके पास में रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। राइट। तो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट थे रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, किशोर कुमार जी, मुकेश जी, मंदारी साहब, हेमंत कुमार जी, तनुज जी, फिर गज़ल गायकों में से कितने लोग थे जिनको सुने, क्लासिकल में हमने सुना। तो हमने एक तरफ म्यूज़िक को समझा और आगे तक लेकर आया। फिर हमको सोचूं कि बहुत लोग और आगे आए हैं जो उनको और सुनने को मिलता है, मौका मिलता है। सो सबका इंटरप्रिटेशन बदलता रहता है ना। और मैं ये नहीं मानता कि कोई भी जनरेशन किसी से बेटर है, ये भी मानता मैं कि पुराने बेटर है या नया बेटर है। अच्छा बुरा हर जनरेशन में होता है। और मेरे ख्याल से ये कहना भगवान के प्रति ये एक उनका उपहास होगा कि हम कहें कि तुमने एक बार तो अच्छे बना दिए, अब अच्छे बनाते नहीं हो, या तुमने अभी अच्छे बनाए पहले अच्छे नहीं बनाए, ये भी बात रहोगे। तो अच्छे बुरे हर दौर में होते हैं और अच्छों को चुनना अच्छे लोगों का काम है। क्या बात है। तो हम अच्छे लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे को चुनने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेलीविजन पर तो आपने मतलब बेशुमार टैलेंट को जज किया हुआ है, लेकिन ये रेडियो पर जज करने का अनुभव कुछ अलग होने वाला है, कुछ हटके होने वाला है? जी, मैं अभी तो सिर्फ मैंने आपके लिए वो जो क्या बोलते हैं उसे, वॉइस नोट्स, क्या बोलते हैं, प्रोमोस रिकॉर्ड किए हैं अभी। तो अभी तो असली गेम बाकी है, असली खेल शुरू होगा। हाँ, तो पूरी खेल तो अभी मुझे देखना है, इसका मजा लेना है। ये आप मुझसे अंत में पूछिएगा कि कैसा रहा। बिल्कुल, कैसा रहा। चलिए ठीक है। मैं हमारे दोस्त जितने भी मीडिया से आए हुए हैं उनसे दरखास्त करता हूं कि अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं सोनू सर से। एनीवन? रेडियो से मेरा संबंध काफ़ी समय से रहा है। जब से रेडियो की रेवोल्यूशन शुरू हुई है हिंदुस्तान में, उसके पहले रेडियो था नहीं इतना, और तब लोग सीडीज़ खरीदते थे, सिर्फ कैसेट्स खरीदते थे। रेडियो आ गया तो रेडियो की वजह से सीडीज़ कैसेट्स की सेल ख़त्म हो गई है। पर उसमें जुड़ा रहा हूँ मैंने, इसके पहले भी रेडियो में काम कर रखा है। ये एक अलग एक्सपीरियंस है। इसमें मुझे लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। शक्ल से इंसान इम्प्रेस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो से इम्प्रेस होगा। तो ये अपने आप में एक अलग अनुभव होना चाहिए। क्या कुछ डिफरेंट दिखता है आपको रेडियो और फीचर शोज में? क्या कुछ डिफरेंट दिखता है? एक बात तो है कि इसमें ड्रामा नहीं होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर सही मायने में सही कलाकार को परखना है तो उसके ड्रामे से दूर बचना पड़ेगा। वो क्या ड्रामा कर रहा है, मैं कितना गरीब हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मेरी माँ बीमार है, या मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी आँख फूटी हुई है, या मैं मरने वाला हूँ, या मेरे को छोड़ के भाग गई है, या मतलब जो भी, ये चीज़ें अलग हैं। क्योंकि देखिए, कहानी हर इंसान की ज़िंदगी में होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी कहानी आपसे ज़्यादा अच्छी है, आपकी भी कहानी होगी। उस कहानी को अगर मैं सुनूंगा तत्परता से, तो शायद मुझे आपकी कहानी में मर्म समझ में आएगा कि यार इस आदमी ने ज़िंदगी क्या जी होगी। तो हर इंसान की कहानी में, कहानी अलग चीज़ है, टैलेंट अलग चीज़ है।
तो मेरा ये मानना है कि जब आप टैलेंट को जज करते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो गायन हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो लेखन हो, आपको उस टैलेंट पे ध्यान देना चाहिए बजाय कि उसके बैकग्राउंड पे या उसकी कहानी पे। क्योंकि नाटक बहुत लोग कर सकते हैं, अपने आप को उनको मालूम पड़ गया कि आजकल अगर थोड़ा सा अपनी कहानी बना दो तो लोग थोड़ा ध्यान ज़्यादा देते हैं या उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन असल में सिर्फ और सिर्फ टैलेंट साथ लास्ट तक साथ में रहता है। आप चाहे कैमरा पर्सन हो, चाहे आप फोटोग्राफी करते हों, चाहे आप एडिटिंग करते हों, आप कितना भी मार्केटिंग कर लें, कितना भी ड्रामा कर लें, अंत में आपका साथ टैलेंट देगा सिर्फ। तो ये जो हम जिस तरीके से अब जज कर रहे हैं, ये एक बिना किसी मैनिपुलेशन के खालिस आवाज़ को जज करने वाली बात है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अभी जो रिसेंट डेज में रियलिटी शोज में ड्रामे हो रहे हैं, इस तरह के जो वाक़ये आ रहे हैं, हाँ, अच्छे भी हो रहे हैं, अच्छी भी बातें होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे ड्रामे होते हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ी अच्छी बात जावेद अख्तर साहब बोलते हैं, और ये मैं हमेशा कहता हूँ, और जावेद साहब इसको और ज़्यादा मुझसे बोलते हैं, कि कभी भी क्रिएटिविटी के साथ में मार्केटिंग की टीम को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मार्केटिंग का काम होता है मार्केटिंग करे जो क्रिएटिव चीज़ आई है। जब मार्केटिंग टीम बताती है कि क्रिएटिविटी कैसे की जाती है, तो समझो कि वो प्रोडक्ट जो है वो मटमैला है, पोल्यूटेड है। तो जब आप कोई टेलीविज़न शो बनाते हैं, तो अगर आप क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, क्रिएटिव टीम को अलग रखें, मार्केटिंग टीम ये ना बताए कि अरे यू नो व्हाट, आई थिंक यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, यू नो पीपल आर गेटिंग टीआरपी, यू नो व्हाट यू डू दिस, यू डू दैट एंड दिस एंड दैट एंड दिस। उसमें फिर आपकी क्रिएटिविटी जाती है। फिर आपको जो नौसिखिए लोग हैं जिनको पता नहीं है, मान लीजिए जैसे मैं कैमरा का एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आपको पता है ये कैमरा कैसे चलाना है, ये आपकी स्टडी है, आपने इस पर ज़िंदगी बिताई है, आप इस पर काम रोज़ इसको आप अब मैं बताऊँ कि नहीं सर ये एंगल को थोड़ा ऐसे कर दो, हाँ ये बटन रॉन्ग, ये रॉन्ग बटन दबा रहे हो अपना, इसको नहीं, इसको ऐसे आपको क्या लगेगा कि यार ये हमारा काम, ये हम इसको ज़िंदगी में जीते हैं, हम इसे रोटी कमाते हैं, हमने इस पर स्टडी करी, हमारा परिवार इससे चलता है। और ये कल का आदमी उसको कैमरा उठाना नहीं आता, ये हमको बता रहे हैं, ज्ञान दे रहा है हमको। क्योंकि मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ तो मैं बोलूँगा कि आपको कैमरा कैसे उठाना कि हम आपको बताएंगे। तो ये फ़र्क हो जाता है कि जब मार्केटिंग और क्रिएटिव लोगों को नहीं बोलना चाहिए कभी मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, ये भी बात है। जो जिसका एक्सपर्टीज़ है वो वैसे बोले। तो मैंने देखा है कि टेलीविज़न शोज़ में होती है, मैनिपुलेशन होती है। सो मेंटोर भी है, जज भी है, किस तरह के कंटेस्टेंट्स की आप तलाश करते हैं, किस तरह के कंटेस्टेंट? कुछ ऐसे कोई मैंने सोचा नहीं है, कोई धारणा लेकर नहीं आया हूँ मैं। जो भी हो, जैसा अच्छा हो, जो दिल को छुएगी आवाज़, जो अच्छी, जो सिंसेरिटी दिखाई देगी, उसी को चुनेंगे। जो उसी सर अभी आपने गानों को लेकर गाने के लिए कहा, तो आपने कहा सेंटेंस या फिर वर्ड रिपीट करने पर गाने हाँ, पसंद होते किए हैं। जाते हैं। तो क्या आपका इशारा रैप की तरफ था? नहीं, रैप में तो गाना बोला जाता है। गाने की ट्यून्स जिससे हम आजकल हुक लाइन कहते हैं, हुक लाइन रिपीट करके बनाई जाती है। भी किया हुआ है रैप को? नहीं, क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ को। मेरे हिसाब से आप अपना ईगो दिखा रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए, जो वो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि जो बादशाह है या रफ्तार है वो बेकार है और हम बड़े अच्छे हैं? ऐसा नहीं कह सकते। उनकी अपनी स्टडी है यार, वो अपना कुछ कर रहे हैं, वो नया लेकर आए, उनका स्टाइल है, उनका म्यूजिक स्टाइल है, वो अपनी रिदम से कुछ कर रहे हैं, बना रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन क्रिटिसाइजिंग एनीबडी। दिस इज़ देयर थिंग, यू डू योर थिंग प्रॉपरली। मैं मेरा काम पे ध्यान दूँ, मैं किसी और के काम की बुराई नहीं करूँ, मेरा ये मानना है। सर गाने भी रीमेक हो रही मूवीज के साथ में, क्या लग रहा है आपको कि, और काफ़ी फ्लॉप भी हो रहे गाने से, इस बारे में क्या कहना चाहिए? काफ़ी क्या हो रहा है? फ्लॉप भी हो रहे क्या बात है, शाबाश। जिन्हें पसंद किया जाता था, अब उन्हें लोग उस रिमेक को नहीं पसंद करते। क्या है कि इसमें लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट, जेन्युइनली, इसमें कोई किसी की बुराई करने की बात नहीं है। ये बात तो पक्की है कि जब कोई गाना, किसी गाने को रिहैश करके बनाया जाता है, पुराने गाने को, तो उसकी रिकॉल वैल्यू ज़्यादा होती है। इसमें तो आप डिनाई नहीं कर सकते। एक नए गाने की बनिस्बत एक पुराना गाना जब बनाया जाता है तो उसकी रिकॉल वैल्यू, अरे हाँ ये तो वैसा गाना है यार, वो गाना है, एक वो आता है, उससे कुछ लोगों को पसंद आता है और कुछ लोग को लगता है कि यार मेरा पुराने का मजाक किरकिरा कर दिया तुम लोगों ने। जैसे जब मेरा गाना दीवाना तेरा, इस गाने को जब रिहाज किया गया था तो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया इसको, क्योंकि उनके दिलों में मेरा गाना बैठा हुआ है। वो लगता है उनको ये सोनू निगम का गाना है। फिर
किस कदर प्यार है मुझे हम सफ़र, इस गाने को भी कोशिश ही थी कि दीवाना एल्बम को तोड़ के सोनू निगम से हटा के हम अपना कर लें, नहीं हो पाया। कुछ गाने लोगों के सिस्टम में बसे होते हैं, कल होना हो जैसे है, अब ये कल होना हो गाना मेरे साथ जुड़ गया है वो गाना, अब आप इसको तोड़ के बनाएंगे तो फिर शायद चल भी जाए, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ गाने ऐसे हैं, अब रफ़ी साहब के कुछ गाने हैं जो हमको इतने अच्छे लगते हैं कि हम कभी उनको छेड़ेंगे नहीं। मैंने वर्जन गा रखा है, जब हम नए थे तो वर्जन गा रखा था, फिर मैंने गुलाबी आके गाया भी, वो भी हमने ट्रिब्यूट देकर गाया है, रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देके। ये मेरा गाना बोल के नहीं गाया था, मैं जट यमला पकड़ मेरा गाना बोल के नहीं गाया था, ये रफ़ी साहब का ही गाना है, हमने उस रफ़ी साहब जिंदा नहीं है तो हमने गा दिया, ये सोच के किया। इट इज़ नॉट लाइक आई हैव स्नैच्ड अब ये गाना मेरा हो गया, ऐसा नहीं है। सोनू सर ये भी बात है, देखा जाए तो जो मेलोडीज थी उसके कंपेयर में आज देखा है तो फिल्मों में उनके गानों में बीट्स के बेस पर सॉन्ग्स हो रहे हैं, उसके मतलब लिरिक्स नहीं है। Do you agree? अच्छे गाने भी हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छे गाने बनते हैं और फिर क्या है कि हम लोग सब सोसाइटी को जानते हैं, आजकल ज़्यादातर लोग पार्टीज़ में गाने चलाते हैं, है ना, या सोशल गैदरिंग में कहीं दारू पी रहे हैं, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है ना, दारू पी गाने बजा रहे हैं, है ना, तो वो भी एक चक्कर है, इसकी वजह से गाने वैसे बनते हैं। बट या म्यूज़िक कंपोजर्स को छूट नहीं है मेरे ख्याल से, लिरिक्स राइटर को छूट नहीं है, किससे गवाना है ये भी छूट नहीं है, कौन गाना बनाएगा ये भी छूट नहीं है इतना, तो ये एक थोड़ा माहौल बदला हुआ है, बट यू नो वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज एंड वर्क थिंग्स अराउंड अस। सो मैं थोड़ा पॉजिटिव किस्म का आदमी हूँ, ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसी बात। सर अगर सिंगर की बात करें इससे थोड़ा हटके मुन्ना जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे बॉलीवुड भी पहुंचा वहाँ पर सब सिंगर पहुंचे, अरे मुझे इतना दुख हुआ। जिनके मिल का पत्थर साबित हुए गाना जो हिट हुए हैं, उनकी फिल्में हिट हुई हैं, उनको आज पहचाना जाता है एक सिंगर की वजह से, वो लोग भी वहाँ पे नहीं पहुंचे, गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे मुन्ना जी। जी आज उनकी हाँ, मैं मुन्ना अजीज़ साहब, आपने मेरे वीडियो देखा था जो मैंने वीडियो डाल देखा था आपने? नहीं देखा। मैं बहुत रोया उस दिन, बहुत रोया था। और अब किसी ने क्यों नहीं ट्वीट किया, किसी ने क्यों नहीं फेसबुक पे लिखा, कोई उनके उसमें क्यों नहीं आया। मेरा तो शो था, मैं नहीं आया, पर क्योंकि मैं घर पे गया था, उसी रात को मैं घर पे गया, उनकी वाइफ से मिला, उनकी बेटी से मिला, बहुत रोए हम लोग मिल के सब। लेकिन जो नहीं आए, अब मैं क्या बोल सकता हूँ जी, उसकी उनकी मर्ज़ी है, अब क्या कर सकते हैं। मैं कौन होता हूँ उनके बारे में कहने की भी, तुमने ट्वीट नहीं किया, तुमने, उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने नहीं किया। बट मेरे हिसाब से मोहम्मद अजीज़ साहब मेरे गुरु थे, और मैं ऑलरेडी उनके लिए ट्रिब्यूट के शो का एक काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। मकसद तक एक ही सिखाती है सर कि हमें बॉलीवुड में याद नहीं किया जाता। 100 साल जब इंडस्ट्री के पूरे हैं, तो मुझे खुद इंटरव्यू में बोला था कि बेटा हमें भूल गए, बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, हमें कोई याद नहीं करता, झूठी से इन्वाइट भी नहीं आता है। ये बात तो है। और मुझे सिंगर का कितना योगदान होता है बॉलीवुड में, अगर बात कहानी पता नहीं मैं क्या कह सकता हूँ, मैं खुद सिंगर हूँ, मैं अपनी बड़ाई तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, हर इंसान का योगदान होता है। और हम सिंगर्स को ढूंढ रहे हैं आज, जो हमारा बिग एफएम के थ्रू हम ढूंढ रहे हैं, वो इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि सिंगर की कोई वैल्यू होगी तभी ढूंढ रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से वील हैव टू जस्ट से कि उनके साथ में जो नहीं हुआ, जो हुआ, ये इस बारे में हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि आज हम एक इस उसमें हैं। पर हाँ, मोहम्मद अजीज़ साहब का जाना हमारे लिए बहुत बड़े दुख की, खेद की बात है। उनको हम भूल नहीं पाएंगे, और हम लोगों को उन्हें भूलने देंगे भी नहीं, चिंता मत कीजिए आप, हम उनको भूलने देंगे भी नहीं। वन लास्ट क्वेश्चन। उनके साथ में कोई ऐसा वाकया शेयर करें, गाने को, स्टूडियो का? हाँ, मैंने उनके साथ गाना गा रखा है एक, यार मैं इंडिया चला हो गया। खैर मैं उनके बचपन से उनका बहुत फ़ैन रहा हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे तो मुझे कहते हैं कि अरे बाबा तुम्हारा मैंने गाना सुना, लगता है एकदम शार्प मोहम्मद अजीज़। तो उम्र छोटी थी मेरी, बिकॉज आई यूज्ड टू फॉलो हिम बहुत, तो उनको पता था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। सो मुझे बहुत जल्दी चले गए, बड़ी दुख की बात। खैर चलिए। फाइनली सोनू सर, क्या हम आगे चल के आपको एक्टिंग करते हुए देख पाएंगे? और दूसरा question मैं है कि देखिए, मैंने कभी इस पर प्लान नहीं किया था। मैं अभी भी हमेशा कहता हूँ कि मैंने कभी अपने लिए फिल्म नहीं बनाई। मैंने नहीं बोला मुझे हीरो रखो, लोग आए मेरे पास में ना, और फिर मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा नहीं, तो इसलिए मैं अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है सर। बट मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म कर रखी है, स्पॉटलेस नाम है उसका, उसकी तारीफ़ है, काफ़ी अवार्ड जीत रही है वो काफ़ी फेस्टिवल्स में, वो आप देखेंगे, उसके बाद देखते क्या होता है। सोनू सर जाते नए साल की शुभकामनाएं कॉमन सामने। कंटेस्टेंट्स को मैसेज भी क्या देंगे उसके साथ साथ? ठीक है, पहले मैं मैसेज देता हूँ। मैं आज ही नहीं,
हाँ, आज सुबह मैं 4:30 बजे से उठ के रियाज़ कर रहा था क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं सोचा था कि मैं टाइम को वेस्ट क्यों करूँ, तो मैंने रियाज़ शुरू किया। फिर मैं मेरे बेटे को स्कूल में जब उठाया तो उसको मैंने कहा कि देख, इतनी उम्र के बाद में भी इंसान की जर्नी वो रियाज से चलती जा रही है और करना पड़ता है, गाने पे ध्यान देना पड़ता है, कोई भी काम करें आप उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके लिए भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आप आज रियाज़ कर रहे हैं तो आगे भी रियाज़ करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू कीप डूइंग इट। जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा होगा। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा गाइए, अच्छा सुनिए, अच्छा सोचिए, अच्छी बातें कहिए, लोगों को जज मत कीजिएगा। एंड दैट्स इट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। जी, और आप सभी को मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल खूब उत्तम हो, खूब अच्छा रहे, आप अच्छी तरक्की करें, सुख से रहें, खुश रहें और अच्छा म्यूज़िक सुनें, अच्छे म्यूज़िक की सराहना करें। आपकी शुरुआत कैसे रहेगी नई साल की? किस चीज़ से शुरुआत रहेगी? वो बाद में करें, बाद में। हाँ, यस। मैं असल में मेरा पहला काम है, मैं वीडियो शूट कराऊंगा 4 तारीख को करनाल में। तो मेरी नई साल की शुरुआत एक बहुत अच्छी वीडियो से होगी जो मैं एक फ़िल्म के लिए कर रहा हूँ और उसका एक वीडियो शूट है करनाल में, वो कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।